जय हिंद। जॉब्स वाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है आपकी एमपी सेट के लिए, उसमें हम सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। पिछली पहली क्लास जो हमारी हुई थी, लेक्चर 1L1 जो था हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने स्वतंत्रता की अवधारणा के तहत नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में चर्चा विस्तार से की थी। आज की इस क्लास में हम सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और साथ ही साथ स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास चालू करने के पहले आप लोगों को जैसे कि पता है, यहाँ पर पेपर 1 के लिए भी आपकी क्लासेस चल रही हैं एमपी सेट के लिए। इसके अतिरिक्त पेपर 1 की एमसीक्यू क्लासेस भी हैं और पेपर 2 के लिए आपकी हिस्ट्री की क्लास भी क्या है चल रही है, जिसमें अभी हम संकल्पनाएं और विचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पॉलिटी क्लास आपकी तो चल ही रही, जिसमें हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चालू करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है, उसको हम बेसिक समझ लेते हैं एक बार। उसके बाद हम उसके संबंध में अलग अलग लोगों के क्या विचार हैं, अलग अलग इतिहासकारों के क्या विचार हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दार्शनिकों के क्या विचार हैं उस पर देखेंगे। सबसे पहले आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता में। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन प्रमुख विचारकों में कौन कौन करता है? तो रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, लॉस्की। देखो, सबसे पहले इसका बेसिक समझो, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो ये हमने पहली क्लास जब हमने ली थी नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में की थी, तब हमने सकारात्मक स्वतंत्रता को भी बेसिक समझा था। नकारात्मक स्वतंत्रता का सामान्य सा मतलब क्या था कि व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? स्वच्छंद छूट होनी चाहिए। स्वच्छंद छूट का मतलब क्या होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं किया जा रहा हो। ये क्या थी? नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है, राज्य के माध्यम से, राज्य द्वारा क्या किया जाता है, किसी कानून, किसी विधि अथवा किसी संविधान के माध्यम से कुछ स्वतंत्रता की क्या की जाती है? गारंटी की जाती है, या क्या दी जाती है? स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या रहती है? सकारात्मक स्वतंत्रता रहती है। यहाँ पर इस सकारात्मक स्वतंत्रता के उसमें अवधारणा में क्या होता है, राज्य द्वारा कुछ ना कुछ क्या किया जाता है? हस्तक्षेप किया जाता है, कुछ ना कुछ क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह मान्यता है कि राज्य ऐसी दशाएं स्थापित करे जिससे व्यक्ति का को अपने पूर्ण विकास के लिए समुचित अवसर क्या हो सके? प्राप्त हो सके। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि हमारे संविधान की, भारतीय संविधान में आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए क्या करती हैं? साधन के रूप में उभर करके आती हैं। हमारा साध्य क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, और साधन के रूप में क्या निकल के आता है? तो राज्य द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं आती हैं, राज्य द्वारा विधि के माध्यम से प्रदान की गई स्वतंत्रताएं आती हैं। इसके बारे में कांट क्या कहते हैं? तो कांट के अनुसार मनुष्य एक दूसरे से अच्छाई तभी कर सकते हैं जब वह क्या हो? अज्ञानी ना हो। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह अपने आप को सार्वभौमिक बुद्धि के अधीन कर ले, अर्थात व्यक्ति जब अपनी आत्मा पर नियंत्रण कर ले तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखे, वही स्वतंत्रता है। इसको इस एक शब्द में अगर कहना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? स्वाधीनता कह सकते हैं। व्यक्ति को क्या होना है? स्वयं के प्रति अधीन होना है। व्यक्ति को क्या होना है? स्वयं के प्रति अधीन होना। इस बात का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र तो रहेगा, लेकिन नैतिक रूप से स्वयं में क्या रखेगा? वो नियंत्रण रखेगा। यही तो अराजकतावाद के सिद्धांत के तहत बातें की जा रही थी। तो ये कांट के अनुसार अभी क्या हो गया? सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कुछ बातें हो गई। रूसो क्या बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में? कि सामान्य इच्छा से ही स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति संभव हो सकती है। अब यहाँ पे सामान्य इच्छा का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। तो इस सामान्य इच्छा का सामान्य सा मतलब क्या होता है? आंतरिक स्वतंत्रता से होता है। रूसो के अनुसार मनुष्य की आत्मचेतना स्वतंत्रता क्या है? चाहत रखती है। हम सब चाहते हैं स्वतंत्र हो, इसलिए आत्मचेतना के विकास और स्वतंत्रता के लिए दशाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। दशाओं मतलब क्या होता है? कंडीशंस की आवश्यकता होती है। और कंडीशन कौन देता है आपको? राज्य देता है। कंडीशन कौन लगाता है आप पर? राज्य लगाता है। दशाओं को अधिकार कहा जाता है तथा अधिकारों की पूर्ति के लिए राज्य की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो वही तो बात हो गई कि जो दशाएं हैं, जो कंडीशन है, वो कहाँ से मिलती हैं? अधिकारों से मिलती हैं। अधिकारों से आपको स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन ये जो अधिकार है आपको कौन देता है? राज्य प्रदान करता है, किसी विधि के माध्यम से। इस विधि को भारत में क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। इस विधि को भारत में क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और वहीं से क्या है? बहुत सारे और भी कानून आदि निकलते हैं। ग्रीन के अनुसार क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। बात तो वही हो गई, अभी तक हम जो बात कर रहे थे, कॉमन वाली बात, कि राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है अधिकार दे करके, वो क्या कहलाती है? आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता। वही बात कौन कर रहा है? ग्रीन भी कर रहे हैं। बार्कर और ग्रीन के चिंतन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया गया है कि राज्य का कार्य मनुष्य की प्रगति के मार्ग में आई बाधाओं को बाधित करना है। अर्थात मनुष्य के प्रगति अथवा मनुष्य के संपूर्ण विकास में कुछ बाधाएं आ जाती हैं, उन बाधाओं को हटाना ही राज्य का क्या होता है? दायित्व होता है। और इस प्रकार से जब राज्य क्या करता है? कार्य करता है। इस प्रकार से राज्य का जब स्वतंत्रता प्रदान करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में जानते हैं।
सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन लॉस्की के लेखों में भी देखा जाता है। लॉस्की ने भी समर्थन किया। हमने पिछली क्लास में जब हम देखा था, हमने देखा था लॉस्की ने क्या किया था, प्रारंभ में नकारात्मक स्वतंत्रता क्या किया था, समर्थन किया था। लेकिन बाद के कालखंड में लॉस्की के विचारों में परिवर्तन आता है और वो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या करने लग जाते हैं, समर्थन करने लग जाते हैं। मतलब वो राज्य के अस्तित्व अथवा राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। लॉस्की ने राज्य द्वारा स्थापित अधिकारों की स्वतंत्रता की पूर्व शर्त माना है। स्वतंत्रता का अर्थ है उन अधिकारों की प्राप्ति जहां व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके। अगर आपको कोई राज्य बोलता है या कुछ संस्था बोलती है कि आपके पास स्वतंत्रता है, अर्थात आपके पास क्या है, अधिकार हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना संपूर्ण विकास क्या कर सकते हैं, वहां से सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अपने विकास के सर्वोच्चतम स्तर में क्या है, पहुंच सकते हैं। लॉस्की ने 5 दशाओं का उल्लेख किया, 5 स्थितियों का उल्लेख किया है, जैसे कि शिक्षा, जनसंचार की समानता, अधिकार तथा उत्तरदायी सरकार। इन शिक्षा हो गया, जनसंचार हो गया, समानता हो गई, अधिकार हो गया, उत्तरदायी सरकार हो गई। ठीक है, ये 5 चीजों की उन्होंने बात की है। इन्हीं 5 चीजों को क्या किया गया है, स्वतंत्रता का आधार माना गया है। लॉस्की के अतिरिक्त हॉब्सन, हॉबहाउस तथा कोन्स ने भी क्या है, स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया हुआ है। तो इसको आपको बस इतना याद रखना है इस परिपेक्ष्य में कि कौन कौन से दर्शन शास्त्री हैं, कौन कौन से इतिहासकार हैं जो क्या करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। हॉब्सन ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कराधान तथा हॉब हाउस ने सामाजिक कल्याण के आधार पर राज्य के विस्तृत कार्यक्षेत्र का समर्थन किया है। समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत में मैकफर्सन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। तो इसको भी क्या है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कौन कौन क्या कर रहा है, सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन करता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को क्या करता है, पोषित करता है। अब इसके संबंध में ग्रीन के क्या विचार हैं उसको देख लेते हैं। तो ग्रीन स्वतंत्रता विचारों में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा से क्या है, प्रेरित प्रतीत होते हैं। तो ये कांट का भी समर्थन करते हैं, हीगल का भी समर्थन करते हैं ग्रीन महोदय। ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता ना तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और ना ही मनमानी करने की छूट है। मतलब ये क्या बोलते हैं कि ना ही पूर्ण रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना ही पूर्ण रूप से सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब राज्य क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, लेकिन हस्तक्षेप ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्ण रूप से क्या करने लग जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने लग जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने लग जाए। तो आपको क्या रखना है, दोनों के बीच में बैलेंस रखना है। स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को ही करने की सुविधा है, अर्थात उचित तथा विधि के अनुसार कार्य जो हमारी उन्नति में क्या हो, सहायक हो, वो क्या है, स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरा कि स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के अतिरिक्त उसके सामने ऐसे अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये ग्रीन के विचार थे किसके संबंध में, आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में। मैकफर्सन के क्या विचार हैं इसके बारे में, तो मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण मानवता की प्राप्ति है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, पूर्ण मानवता की प्राप्ति है, अर्थात जीवन के सभी आवश्यक तत्वों की क्या होती है, यहाँ से प्राप्ति सुनिश्चित होती है। मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ है जीवन व श्रम के अवसर की क्या करना, पूर्ण प्राप्ति करना। मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता क्या बोला, विकासात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा प्रदान की। अर्थात अगर आप सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात आप विकासात्मक स्वतंत्रता क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। मैकफर्सन के अनुसार मनुष्य में उपभोक्तावादी व रचनात्मक प्रवृत्तियां दोनों विद्यमान होती हैं। उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों में मनुष्य अन्य सेवाओं का लाभ उठाता है, जबकि रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण वह स्वयं उत्पादन करता है। तो रचनात्मक को हम क्या बोल सकते हैं, सृजनात्मक बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, आप स्वयं उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति में क्या करते हैं, आप उत्पाद का उपभोग करते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या करते हैं, आप उत्पाद का उपभोग करते हैं। स्वतंत्रता का संबंध मनुष्य के उत्पादक तथा रचनात्मक शक्तियों क्या करना है, विकास करना होता है। तो ये क्या था आपका, मैकफर्सन के विचार थे सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में। मैकफर्सन और क्या बोलते हैं कि मैकफर्सन के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में रचनात्मक प्रवृत्तियों क्या हो सके, स्थापना हो सके। रचनात्मक प्रवृत्तियों का मतलब क्या हो सकता है, जब आप क्या है, उत्पादन में क्या कर रहे हो, भागीदारी निभा रहे हों। मैकफर्सन ने व्यक्ति को अधिकारों के प्रतिष्ठा तथा उत्पादनकर्ता के रूप में देखा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मापन तभी संभव है जब समाज में सामाजिक स्वतंत्रता क्या हो सके, मापन हो सके। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, न्याय की स्थापना करना। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, न्याय की स्थापना करना, कि सभी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, शिक्षा आदि के आधार पर क्या है, किसी प्रकार कोई भेदभाव ना हो। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता
सकारात्मक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को विकास की समुचित दशाएं क्या करती प्रदान करती है। इसी से व्यक्तियों के रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। मैकफर्सन की राय में विकासात्मक लोकतंत्र स्वतंत्रता को बेहतर स्थापित कर सकता है। तो ये क्या था, मैकफर्सन के विचार थे, जिसमें उन्होंने क्या बोला, सामाजिक स्वतंत्रता और विकासात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। और सामाजिक स्वतंत्रता और विकासात्मक स्वतंत्रता की स्थापना हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, सिर्फ सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के माध्यम से ही कर सकते हैं। मैकफर्सन के जो विचार हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, उनकी पुस्तक रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पैसिव इंडिविजुअलिज्म और डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज ऑन रिट्रीवल, इन 3 पुस्तकों में उनके विचार के हमको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इसमें बोसांके के विचार क्या है। तो बोसांके के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अनेक दबावों, दमन, नियंत्रण, यातनाओं और पराधीनताओं के होते हुए अपने आप को केवल अपने वश में मानता हो। बोसांके लिखते हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वयं की उपलब्धि है और स्वतंत्रता की पूर्ण स्थिति वह है जिसमें हम पूर्ण रूपेण स्वयं की उपलब्धि क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बोसांके ने यथार्थ और या आदर्श की शब्दावली अपना ली और यही दिखाने का प्रयत्न किया कि व्यक्ति अपनी स्वार्थपरक व इंद्रियजनक इच्छा के द्वारा यथार्थ को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात बोसांके ने यथार्थ आदर्श की शब्दावली के तहत क्या बोल दिया कि यह दिखाने का प्रयत्न किया अथवा यह कहने का प्रयत्न किया कि व्यक्ति अपनी स्वार्थपरक व इंद्रियजनक इच्छा के द्वारा यथार्थ को प्राप्त करना चाहता है। यथार्थ मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना, लेकिन वहां पे हमारा इंद्रियजन स्वार्थ क्या होता है, निहित होता है। वह यथार्थ होते हुए भी वास्तविक इंद्रिय सुख व इच्छाओं से अलग है। इस भावना में एक आत्मिक शक्ति होती है जिसमें अपने कल्याण के साथ सभी का कल्याण क्या होता है, निहित होता है। तो ये बोसांके के विचार थे आपको किसके बारे में, सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, जिसमें हम दबाव, दमन, नियंत्रण, यातना, पराधीनता इन सब के होते हुए अपने आप को केवल अपने वश में मानते हैं। अपने वश में मानने का मतलब क्या होता है, स्वाधीन होना, स्वयं के अधीन होना। स्वाधीन होना था अर्थात स्वयं के अधीन होने की बात की जाती है इनके द्वारा। हीगल के क्या विचार हैं इसके संबंध में। तो हीगल के विचारों की अगर हम चर्चा करें तो हीगल के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक नियमों की सीमा में रहकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में नहीं है। सामाजिक नियमों की सीमा का मतलब क्या होता है कि समाज की अपनी एक क्या होती है, बाउंड्री होती है। समाज के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों के क्या तहत क्या है, आपको जो सोशल एक स्ट्रक्चर होता है उसके तहत बंध के रहकर क्या करना होता है, आपको काम करना होता है। अगर आप इच्छा अनुसार कार्य करने में नहीं है वरन राज्य के आदेशों के अनुसार कार्य करने में, चाहे वे व्यक्ति की इच्छा की वृद्धि क्यों न हो, तो आपको क्या करना है, इस सोशल फैब्रिक से बाहर निकल करके राज्य की इच्छा के अनुसार क्या करना है, काम करने की आवश्यकता होती है। हीगल स्वतंत्रता के संबंध में यह स्पष्ट रूप से मान करके चलता है कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में। यही तो बात आज की तारीख में भारत में भी है कि अगर आप क्या है कानून का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्या होती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यही तो बात हो गई कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता कब है, जब वो क्या करे, राज्य के कानूनों का क्या करे, पालन करे। राज्य के कानूनों का पालन मतलब क्या होता है, विधि द्वारा बनाए गए, विधि के माध्यम से स्थापित किए गए नियमों का और कानूनों का या रेगुलेशंस का क्या करना है, आपको पालन करने की आवश्यकता होती है। हीगल के शब्दों में व्यक्ति की बुद्धि अपूर्ण हो सकती है, वह उसकी वासनाओं भावनाओं से क्या है, आच्छादित हो सकता है। विवेकहीन वासनाओं और कामनाओं की दासता से स्वतंत्रता प्राप्त करने का केवल एक मार्ग है और वह है राज्य के सामने स्वेच्छापूर्वक समर्पण कर देना, जिसमें कि विश्व बुद्धि की अधिक पूर्ण अभिव्यंजना क्या है, देखने को मिलती है। हीगल अपनी स्वतंत्रता की धारणा को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि राज्य के आदेशों का व्यक्ति द्वारा पूर्णता पालन ही उसकी सच्ची स्वतंत्रता है, उसकी पूर्णता और आत्मबोध की प्रतीक है। अर्थात इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकल करके आता है हीगल के अनुसार, कि सच्ची स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जब व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक नियमों से बाहर निकल करके, सामाजिक बंधनों से बाहर निकल करके राज्य द्वारा बताए गए कानून का पालन करता है, राज्य द्वारा दी गई स्वतंत्रता का पालन करता है, राज्य द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलता है। वही क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता है। शेष सब कुछ क्या है, मिथ्या है। तो ये हीगल के विचार थे, हीगल के द्वारा ये क्या विचार रखे गए। अब इसमें आता है आपका कि यहाँ से आपका क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा समाप्त होने के बाद आता है कि इन दोनों में एक बेसिक अंतर क्या होता है। इस बार एक बार इसको हम समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा और स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा में अगर हम बेसिक अंतर की बात करें तो नकारात्मक अवधारणा का मतलब क्या होता है कि अर्थ है बंधनों का ना होना, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट, मतलब राज्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो वो क्या है आपका नकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक अवधारणा क्या होती है, तो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का अभाव नहीं होना, अर्थात किसी प्रकार के कोई बंधन यहाँ पे रहेंगे जो राज्य द्वारा क्या करेंगे, प्रदान किए जाएंगे। अर्थात इसको इस शब्द में भी हम समझ सकते हैं कि राज्य क्या करेगा, कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान करता है।
दूसरा कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर कानून है तो वो आपको स्वतंत्रता प्रदान करेगा, तो स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ वो कुछ क्या लगाएगा, हस्तक्षेप भी लगा रहा होगा। तो इस कारण क्या कहते हैं हम, कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं, विरोधी कहते हैं। किसके परिप्रेक्ष्य में, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर कानून और स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं कि एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, ये अनुकूल हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कानून ही तो स्वतंत्रता प्रदान करता है आपको सकारात्मक अवधारणा के तहत। जबकि यहाँ पे तो क्या है, नकारात्मक अवधारणा में कानून होना ही नहीं चाहिए, अर्थात राज्य होना ही नहीं चाहिए, तभी आप क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र कहलाएंगे। अतः सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता क्या होते हैं, परस्पर सहयोगी होते हैं, कानून स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, यही बात अभी हमने डिस्कस करी। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से क्या है, सदैव जुड़े रहते हैं। तो ये क्या था आपका, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में एक बेसिक अंतर विद्यमान था। अब आता है स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं। स्वतंत्रता के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें, यहाँ से नया टॉपिक चालू हो रहा है आपका स्वतंत्रता के अवधारणा के तहत ही। स्वतंत्रता के प्रकारों को हम डिवाइड करें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, नैतिक और सामाजिक प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको अलग अलग माध्यमों में पढ़ने में आती हैं। तो ये सब क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा क्या है शॉर्ट में चर्चा एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। आपको जो ये स्वतंत्रता होती है किसी के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, ये क्या है, आपको स्वतंत्रता ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर से ये स्वतंत्रता आपको क्या है, प्राप्त है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है, यही क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में क्या होता है, बंधा हुआ होता है। तो बात हम पहले सेंटेंस के अगर के अनुसार चले रूसो के, तो क्या है, मनुष्य स्वतंत्र होता है, सर्वत्र स्वतंत्र क्या होता है, वो विद्यमान रहता है, उत्पन्न होता है। संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। मतलब जब राज्य की कोई अवधारणा नहीं होती थी, राज्य की अवधारणा का उदय कब हुआ, राज्य की अवधारणा का उदय तब होता है जब क्या होता है, व्यक्ति क्या होने लग जाते हैं, संगठित होने लग जाते हैं, वो अपने क्या है, सीमाओं का विस्तार करने लग जाते हैं, उनके अंदर क्या आता है, एक महत्वाकांक्षा जागृत होती है। उस स्थिति में क्या होता है, हमको राज्य की आवश्यकता पड़ती है, हमको क्या है, चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। तो जब राज्य की अवधारणा होती ही नहीं थी, तब क्या होता था, जो स्वतंत्रता होती थी वो किस प्रकार की स्वतंत्रता कहलाती थी, प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती थी, नेचुरल लिबर्टी के रूप में उसको जानते थे। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस अवधारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब क्या होता है, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई, और निरपेक्ष मतलब क्या होता है कि किसी के कंपेरेटिव में नहीं होती। किसी कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स को कुछ और स्वतंत्रता होगी, मिस्टर वाई को और स्वतंत्रता होगी। जैसे आज की तारीख में भी ये राज्य द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता में चलता है, जबकि जो अगर हम प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करें तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को क्या रहेगी, बराबर रूप से उपलब्ध होती रहेगी। ठीक है, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है और निरपेक्ष रूप से होती है, अर्थात समाज व राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से उसमें सीमितीकरण नहीं किया सकता है। लेकिन व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता से होता है। अब ये बात तो क्या है, सच्चाई है। अवधारणा तो क्या होती है कि कोई प्रतिबंध ना हो, कोई बंधन ना हो, कोई सीमा ना लगी हो, किसी प्रकार का कोई राज्य समाज द्वारा हस्तक्षेप ना किया जा रहा हो, वो पूर्ण रूप से निरपेक्ष हो, प्रकृति प्रदत्त हो, तब तो प्राकृतिक स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होता है। व्यवहार में क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई शक्तिशाली व्यक्ति क्या करता है, नियंत्रण उस पर रखता ही है। जिस समाज में स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की सत्ता से हो, वहां निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक होता है। तो ये पूरा क्या था, आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा थी। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिसका संबंध केवल उसके अस्तित्व से होता है, अर्थात व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई निर्बंधन ना लग रहा हो। मिल महोदय के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा गया कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है।
अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति क्या होता है, संप्रभु होता है। अर्थात क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मानव समाज केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं, आत्मरक्षा के उद्देश्य से कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ही आप व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, अन्यथा हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी विचारधारा का आधार ही यह है कि व्यक्ति के सभी कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज पर क्या है, प्रभाव डालते हैं। अतः समाज के पास इन कार्यों को नियमित करने की शक्ति होनी ही चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रह गई है, तथापि इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य है कि जिन कार्यों का संबंध किसी व्यक्ति से हो, उनके विषय में उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये क्या है, आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत यहाँ से क्या आता है, निकल करके आता है। नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है, तो व्यक्ति क्या होता है और नागरिक क्या होता है। व्यक्ति मतलब क्या होता है, मानव होता है, वो कहीं भी किसी भी देश में रह सकता है। जबकि नागरिक मतलब क्या होता है, एक राज्य का क्या होता है, राज्य द्वारा पात्रता प्राप्त क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो उसका क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। तो नागरिक क्या है, नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता कभी भी असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। असीमित या निरंकुश क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको नागरिक कौन बना रहा है, राज्य बनाता है। आपको नागरिकता कौन देता है, राज्य देता है। तो राज्य किसी न किसी प्रकार का आप पे हस्तक्षेप रखेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के तहत क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, का, खा, गा, घा, अंगा के तहत, ठीक है। अब इन पर सभी में क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। कैसे, 19(2), 19(3) आप पढ़िए जा करके इसको, ठीक है। 19(4) सब आर्टिकल पढ़िए आप, आपको पता चलेगा कि राज्य यहाँ पे क्या करता है, उसको उस पर नियंत्रण लगा देता है इसी स्वतंत्रता पे। अर्थात वो असीमित नहीं है, अर्थात वो क्या है, स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। मतलब नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है, सदैव बंधनों से बंधी होती है, हस्तक्षेप युक्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता के दो प्रकार, शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता होती है। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों तथा अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति को प्रदान की जाती है, शासन के विरुद्ध होती है। इसी कारण हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अगर हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। जबकि समुदाय स्वतंत्रता मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के विभिन्न समुदायों के विरुद्ध क्या करता है, प्राप्त करता है। तो ये क्या थी, आपकी नागरिक स्वतंत्रता के रूप में निकल करके आती है। फिर आता है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता। तो लॉस्की के अनुसार क्या है, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राज्य के कार्य क्या होते हैं, चुनाव करवाना, डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, तो चुनाव करवाना, मत देना, निर्वाचित होने का अधिकार, ठीक है। तो उसके तहत क्या क्या बातें आती है, मतदान का अधिकार आपको प्राप्त है 326 के तहत, निर्वाचित होने का अधिकार ये भी आपको प्राप्त है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, ठीक है। सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार भी है आपको, आपके पास। भयंकर गाली देते हैं आप, है ना, सरकार को आजकल सोशल मीडिया में। इसके अलावा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार है कि आप भारत के किसी भी संवैधानिक पद में क्या हो सकते हैं, आसीन हो सकते हैं, अगर आप योग्यता रखते हैं तो। राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातांत्रिक देश में ही क्या है, प्राप्त की जा सकती है। प्रजातांत्रिक देश का मतलब क्या होता है, जो रिपब्लिक कंट्रीज होती हैं उनमें ही प्राप्त की जा सकती है। रिपब्लिक वगैरह क्या होती है हम आने वाले समय पढ़ेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता के ना होने से नागरिक स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये बात भी क्या होती है, यहाँ से स्पष्ट हो जाती है राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में। फिर आता है आपका आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के का अर्थ क्या है, लॉस्की के अनुसार। तो आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, किस बारे में करना चाहते हैं, आपको इस बारे में क्या होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता बोलते हैं। जैसे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सब क्लॉज अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के तहत क्या किए गए है, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये आर्थिक स्वतंत्रता आपको डीपीएसपी में देखने को मिलती है। यह आर्थिक स्वतंत्रता आपको डीपीएसपी में देखने को मिलती है, जहां राज्य क्या बोलता है आपसे कि आप किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार के जीविकोपार्जन के लिए क्या है, आप स्वतंत्र हैं। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता मतलब क्या होता है, चीज़ों की कमी होना से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्ति की समस्त शक्ति को क्या है, बहुत अधिक आघात पहुंचाते हैं। अगर हम इस चीज़ में, इस बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि अगर आप व्यक्ति को क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं, अगर आप व्यक्ति को क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सिर्फ एक काम कीजिए, और वो क्या है, उसको आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, उसका आर्थिक उत्थान कीजिए। बाकी सभी चीज़ें क्या है, वो स्वयं कर लेता है।
व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। ये आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, मूल अवधारणा आती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, तो प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता से होता है। राष्ट्रों की स्वतंत्रता के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल इत्यादि पर राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन ना रहो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, राज्य की संप्रभुता की बात की जाती है, राज्य स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य स्वतंत्र कैसे होगा, तो राष्ट्र की अवधारणा के तहत राज्य स्वतंत्र होता है, जिसमें उसकी अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल इत्यादि विद्यमान होते हैं। फिर आता है आपका नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता क्या है, तो नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। कॉम्टे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति उसकी क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता के रूप में जानी जाती है। तो नैतिक स्वतंत्रता क्या है, आपको इथिकल रहना है, मोरल रहना है, उसी के अनुसार क्या करना है, आपको काम करना है। सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, तो इसका तात्पर्य कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में बिना किसी भेदभाव के समान स्तर प्राप्त हो सके। समानता के समानता के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को विकसित करने के उचित अवसर में क्या है, सामाजिक समानता पाई जाती है। अर्थात क्या होता है सामाजिक समानता का मतलब कि धर्म, भाषा, जाति, रंग, नस्ल, संप्रदाय आदि के आधार पर अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव विद्यमान नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता बोलते हैं। अर्थात सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत हम उसको क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये पूरा क्या था आपका स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार थे, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब आता है स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे होता है। अर्थात ये जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जा रही हैं आपको, इतनी सारी स्वतंत्रताओं के बारे में हमने चर्चा की, उनका संरक्षण कैसे होगा, कैसे प्रदान की जाएंगी आपको ये, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार माध्यम अपनाए जाते हैं। इसमें नागरिकों को जागरूकता होती है, नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। हमको संविधान में बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और उनके प्रति हम क्या रहते हैं, एक तरीके से जागरूक नहीं होते हैं, उनके प्रति उनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। तो आपको वो करना है कि नागरिकों को जागरूकता लानी है, उन्हें अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने, कर्तव्य पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। लॉस्की के शब्दों में नागरिकों की महान भावना, कानून की शब्दावली, स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा ही क्या है, नागरिकों की जागरूकता के रूप में जानी जाती है। नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था, तो नागरिक अधिकारों की समुचित व्यवस्था भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य है। लॉस्की के शब्दों में स्वतंत्रता तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक सरकार को उत्तरदायी न ठहराया जाए, और जब वह अधिकारों का अतिक्रमण करती है उस समय अवश्य उससे क्या है, जवाब मांगा जाना चाहिए। तो ये क्या है, नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कानून का अस्तित्व होना, कानून विद्यमान रहेगा तो कानून क्या करता है, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मॉन्टेस्क्यू के शब्दों में क्या है, कानून के स्वभाव तथा उसके द्वारा दंड की मात्रा पर ही मुक्त स्वतंत्रता की रक्षा तथा उनका हनन क्या है, निर्भर होता है। जैसे आज की तारीख में अगर आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करते हैं या आपकी स्वतंत्रता कोई हनन करता है तो कानून के द्वारा क्या किया जाता है, आपको सजा दी जाती है, अथवा कानून के माध्यम से क्या किया जाता है, आपके अधिकारों की रक्षा की जाती, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। तो कानून स्वतंत्रता का क्या होता है, मित्र होता है। यही तो हमने क्या किया था, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के तहत पढ़ा था कि कानून और स्वतंत्रता क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। आखिरी में आता है आपका आर्थिक विषमता का अंत करना। आर्थिक विषमता के अंत करेंगे तो भूख, बेरोजगारी, बेकारी ये सब क्या होंगी, समाप्त होंगी। मैथ्यू एर्नोल्ड के शब्दों में क्या है कि आर्थिक विषमता उच्च वर्ग को धन लोलुप, मध्य वर्ग को अशिष्ट तथा निम्न वर्ग को पशु बना देती है। ये बात भी सही है कि जो मध्य वर्ग होता है वो क्या होता जाता है, आर्थिक विषमता के कारण धन लोलुप होता जाता है, जबकि मध्यम वर्ग अशिष्ट होता जाता है, जबकि निम्न वर्ग क्या होता है, पशु बनता जाता है। यही क्या है, आर्थिक विषमता के कारण चीज उभर करके आती है। तो इससे क्या है, हमको आर्थिक विषमता के अंत करके भी क्या कर सकते हैं, हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। तो ये पूरा क्या था, आपका स्वतंत्रता की अवधारणा थी। स्वतंत्रता की अवधारणा के तहत हमने फर्स्ट लेक्चर में आपका जो नकारात्मक अवधारणा होती है उसको हमने डिस्कस किया था। ये आपका उसका वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप लोग देख भी रहे हैं। साथ ही साथ हमने आज की इस लेक्चर में स्वतंत्रता की जो सकारात्मक अवधारणा, स्वतंत्रता के प्रकार हैं, स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो समानता की अवधारणा होती है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो पेपर 1 है उसकी शिक्षण आवृत्ति क्लासेस चल रही हैं, जिसकी MCQ क्लासेस भी हैं, और साथ ही साथ क्या आपका हिस्ट्री क्लासेस भी चल रही हैं। तो इन सभी लेक्चर्स को आप अपनी सुविधा अनुसार भी क्या है, कवर करते रहिएगा। तो अभी के लिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।